एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं क्या? आखिर एकनाथ शिंदे ने अपने सभी विधायकों को वापस घर जाने के लिए क्यों कह दिया? क्या महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चर्चा इसी बात को लेकर है कि आखिर अब मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जो ऐलान एकनाथ शिंदे ने किया है उससे महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो चली है और इसमें तमाम सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह भी उठने लगा कि क्या बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने मिलकर क्या एकनाथ शिंदे की मजबूरी का फायदा उठा लिया है? क्या 132 विधायकों की संख्या जो बीजेपी की है और उसमें से 57 विधायकों की संख्या जो एकनाथ शिंदे के पास है, तो क्या 132 के सामने 57 नतमस्तक हो गए हैं क्या? और ये सब क्या मजबूरी के चलते हुआ है? अब ऐसे में सवाल यह भी उठने लगा कि आखिर अब महाराष्ट्र की राजनीति नया मोड़ क्या लेगी। अब ये देखिए, बीजेपी पर लगातार ये आरोप पहले से लगते रहे कि बीजेपी अपने साथियों को दबाने की कोशिश करती है और उन्हें खत्म करने की कोशिश करती है। बिहार में भी ये आरोप कई बार लगे कि जैसे जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन किया, उसके बाद से जेडीयू खत्म होने की कगार पर आ गई। अगर आप इसका पूरा रिकॉर्ड निकालकर देखेंगे तो ऐसे सबूत आपको मिलने लगेंगे। जेडीयू 2005 के चुनाव में 88 सीटें जीतती है और 2010 के चुनाव में 115 सीटें जीतती है। उसके बाद जब बीजेपी का गठबंधन तो तब भी था, लेकिन यह गठबंधन जैसे जैसे पुराना होता है तो बीजेपी अपने साथियों को दबाने की शुरुआत कर देती है और उसके बाद अब महज 45 विधायकों के साथ जेडीयू बिहार में है। वैसी ही स्थिति शिवसेना की भी देखी गई। शिवसेना से 15 साल पुरानी पार्टी है बीजेपी, लेकिन जब गठबंधन में दोनों ने चुनाव लड़ना शुरू किया तो ऐसे में अगर हम 1990 की बात करें तो शिवसेना के पास 52 विधायक और बीजेपी के पास 42 विधायक थे। 99 में शिवसेना के पास 69 विधायक और बीजेपी के पास 56 थे। फिर बीजेपी के पास 2004 में आकर जो है 54 विधायक हो जाते हैं और शिवसेना के पास 62, यानी कि शिवसेना लगातार ऊपर और बड़े भाई की भूमिका में थी। 1995 में जो है शिवसेना के पास 73 विधायक और बीजेपी के पास 65, यानी कि 90, 95, 99, 4 और उसके, यानी कि यहां से शिवसेना का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। उसके बाद 2019 में बीजेपी के पास 105 विधायक और शिवसेना के पास 56 विधायक, और 2019 के बाद और अब 2019 में अगर आप देखेंगे तो महज 56-57 विधायक शिवसेना के पास थे। अब ऐसे में शिवसेना का डाउनफॉल चल रहा था और अगर आप अब ही 2024 के आंकड़ों की तरफ नजर डालेंगे तो फिर स्थिति बेहद ही खराब है। अब यह कहा जा रहा है कि वैसी ही स्थिति बीजेपी अब एकनाथ शिंदे के साथ कर रही है, जो अपने 40 से ज्यादा विधायक तोड़कर शिवसेना से नई शिवसेना बनाते हैं और बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं। तो पहले तो बीजेपी अपने साथियों को ताज पहनाती है, सिर पर बैठाती है और फिर तुरंत उठाकर फेंक देती है। और अब बीजेपी एकनाथ शिंदे को दबाने में लगी है, यानी कि उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने की कोशिश में है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने एकनाथ शिंदे आते हैं तो वो कहते हैं कि यह अधिकार बीजेपी के पास है कि बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाए और शिवसेना पूर्ण तरीके से बीजेपी के साथ है। बीजेपी जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ है। यानी कि यह बात सीधे तौर पर समझ में आती है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री नहीं हो रहे हैं। यानी कि सोचिए कि जो पहले मुख्यमंत्री रहा तो अब उसके बाद आप जो भी पद उसको देंगे मुख्यमंत्री से तो छोटा ही होगा। तो यानी कि पहले आपने उसे ताज पहनाया, पहले आपने उसे सिर पर बैठाया और अब तुरंत आप उसे उठाकर फेंक रहे हैं। और इसीलिए जब एकनाथ शिंदे के विधायक इस बात पर अड़ गए कि नहीं भैया, नेता तो हमारा ही होना चाहिए मुख्यमंत्री, तो एकनाथ शिंदे उन्हें भी वापस भेज देते और कहते हैं कि आप अब शपथ ग्रहण में आना। अब ऐसे में क्या शिवसेना के भीतर बगावत नहीं होगी? क्योंकि शिवसेना के नेता तो लगातार यही बयान दे रहे थे कि मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे ही होंगे। और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय पर पत्रकारों ने भी यह सवाल पूछा कि महाराष्ट्र की जनता ने तो आपको मुख्यमंत्री सोचकर चुनाव जिताया है, तो फिर क्या यह महाराष्ट्र की जनता के साथ में बीजेपी धोखा नहीं कर रही है कि चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा जाए और चुनाव जीतने के बाद बैठकर बैठक की जाए कि मुख्यमंत्री कौन होगा?
तो ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि यह बीजेपी की पुरानी जो है रवायत है जब वो इस तरह के काम करती है। लेकिन इसी के साथ क्या अब एकनाथ शिंदे की कोई मजबूरी है जो एकनाथ शिंदे इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि कल की बैठक में यह फैसला होगा कि क्या करना होगा। अमित शाह उस बैठक में शामिल होंगे और उन्हीं की अध्यक्षता में जब वो बैठक होगी तो उसमें सारी चीजें खुलकर आएंगी विस्तार के साथ कि कौन मुख्यमंत्री होगा, किसको क्या पद दिया जाएगा। अब ऐसे में बीजेपी का जो अनुमान लगाया जा रहा है कि एनसीपी को लगभग जो है 10 मंत्री पद दिए जाएंगे और एकनाथ शिंदे को 12-13 के आसपास, और बाकी बचे हुए 15 से 20 या 22 के आसपास जो है बीजेपी के पास होंगे। यानी कि बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे हर जगह ही कॉम्प्रोमाइज आखिर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा यह भी थी कि उप मुख्यमंत्री जो है बनाया जा सकता है एकनाथ शिंदे के बेटे को, और एकनाथ शिंदे को कह दिया जाएगा कि आप सेंटर में आ जाइए, यानी कि आप केंद्र में कोई मंत्रिमंडल ले लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि जब यह सवाल भी पत्रकारों ने एकनाथ शिंदे से पूछा कि क्या आप सेंटर की राजनीति में चले जाएंगे, तो वो कहते हैं कि मुझे महाराष्ट्र में रहने दो भैया, वहां क्यों भेज रहे हो। तो यानी कि वो महाराष्ट्र में ही रहेंगे, तो क्या वो उप मुख्यमंत्री का पद लेंगे, और उप मुख्यमंत्री का पद मुख्यमंत्री होने के बाद आखिर क्यों, आखिर इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों। क्या इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है जो बीजेपी समझती है, वो इस बात को समझती है कि एकनाथ शिंदे के पास अब कोई और रास्ता नहीं है सिवाय बीजेपी का हाथ थामे रहने के, क्योंकि वापस लौटकर वो उद्धव ठाकरे के पास तो जा नहीं सकते। उद्धव ठाकरे के पास जाकर क्या कहेंगे और किस मुंह से जाएंगे। अब इस मजबूरी को बीजेपी अच्छी तरह से समझती है और उसी मजबूरी का क्या फायदा उठा रही है बीजेपी एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे भी अपनी मुस्कान में जबरदस्ती उस मजबूरी को छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार वो कई जगह पर मुस्कुराए, तो कहीं उस मुस्कान के पीछे उनकी मजबूरी तो नहीं है कि उद्धव ठाकरे के पास कैसे जाए, बीजेपी को कैसे इस बात का दबाव बनाए कि नहीं मुख्यमंत्री तो मैं ही होना चाहिए। तो अब मजबूरी में आकर उन्हें यह कहना पड़ा, बीजेपी ने कहकर भेजा कि रास्ता यही है, और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर वो ये कहते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो हमें मंजूर होगा। बीजेपी का केंद्र नेतृत्व जो है या शीर्ष नेतृत्व जो है जो भी फैसला लेगा वो हमें मंजूर होगा। तो मंजूर होगा या मजबूरी है उसे मंजूर करने की, यह एक बड़ा सवाल है। या फिर ऐसे में एक चर्चा यह भी है कि अगर कल की बैठक के बाद अगर बगावत कर दे एकनाथ शिंदे तो क्या राष्ट्रपति शासन तो नहीं लग जाएगा महाराष्ट्र में। इसकी संभावनाएं नजर कम इसीलिए आती है क्योंकि एकनाथ शिंदे आखिर जाएंगे भी तो कहां, क्योंकि घर का ना घाट का वाली स्थिति एकनाथ शिंदे के साथ इस समय पर है, तो वो ऐसे में जाएंगे कहां। उद्धव ठाकरे के पास जा नहीं सकते, बीजेपी को छोड़कर अकेले कुछ कर नहीं सकते, तो बीजेपी में ही रहना है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि हमेशा प्रमोशन होता है, लेकिन एकनाथ शिंदे का तो डिमोशन हो रहा है, मुख्यमंत्री से या तो उप मुख्यमंत्री या कैबिनेट में कोई मंत्री। तो डिमोशन की मजबूरी के साथ आखिर एकनाथ शिंदे रहेंगे अब, और इसीलिए विपक्ष लगातार ये निशाना उन पर साध रहा है और कह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के अंडर में ही आपको काम करना होगा। कहीं शिवसेना को तोड़ने की यह सजा तो एकनाथ शिंदे को नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने से ज्यादा तो वो एक लाडले भाई के तौर पर जो पहचान महाराष्ट्र में बनी है वो उनके लिए किसी भी कुर्सी से ज्यादा है। हो सकता है कि ये ज्यादा हो, इमोशनल लाइनें बोलना आसान है, लेकिन अंदर जो बात असल में छिपी है, क्योंकि कुर्सी सबसे प्यारी होती है, अगर कुर्सी प्यारी नहीं होती तो शायद शिवसेना टूटना इतना आसान नहीं होता। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर एकनाथ शिंदे क्या मजबूरी में ये सारे बयान दे रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, और देवेंद्र फडणवीस के अंडर में काम करना एकनाथ शिंदे के लिए कितना मुश्किल भरा होगा और कितनी मजबूरियां होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।